हाय गाइस, इट्स सिमरन फ्रॉम शारदा क्लासेस। तो आज हम अपना क्लास 10th का चैप्टर 12 जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम अपना फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम कल ही कंप्लीट कर चुके हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड की। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग। ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग। सीधा सीधा मतलब हो गया, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया इसका, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि जब ये बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया की। व्हाट इज एरिया, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, एरिया अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या हो रहा है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/A। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम हमारी कि क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने के बाद हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बात हम क्या करते हैं, ऑन कंबाइनिंग। क्यों कंबाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, आप चाहें तो इसे इक्वेशन 1, ठीक है, और इसे इक्वेशन 2 शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अब यहाँ पे ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, R इज प्रपोर्शनल टू L बाई A। क्या हो रहा है, लेंथ बाई एरिया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, हमने कुछ नहीं किया है, बस लेंथ को यहाँ लिख दिया है। 1/एरिया की जगह A1 की जगह पे हमने लेंथ यूज कर दिया है, एरिया आपका सेम है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, मैथ्स में भी किया होगा आपने कई बार, फिजिक्स में तो हम करते ही करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम कांस्टेंट डालने वाले हैं, तो वो कांस्टेंट होगा हमारा ये, इसे क्या कहते हैं हम, रो। क्या कहते हैं हम यहाँ पे, रो। आपने रो पढ़ा भी है, ठीक है, ये ग्रीक रो है आपका, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसका एक चीज़ और है, वो और बता देते हैं हम आपको, 1 मिनट। हाँ, तो हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था, R, what is R? R is known as resistance and what is rho? रो मैंने आपको बताया, हमने कांस्टेंट लगाया है अपना प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, रो लगाने के लिए इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया है, और हमारा रो हमारा कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, और रो को हम अपना रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। एल आपको मैंने बता ही दिया है, लेंथ, ए इज फॉर एरिया। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है वेयर रो इज कांस्टेंट ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, रो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, जो कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए लगाया है, इसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने लिखी है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, आप जानते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, और नहीं पता है तो फिर देख लीजिए कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमारी होती है ओम। ठीक है, इसे हम इस सिंबल से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो सिंबल होता है, ये इस सिंबल से भी हम इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आ रही अब हमारी रो की। ठीक है, रो भी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है अपनी ही, तो उसके बारे में यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी मैंने आपको बता दिया है, इस ओम मीटर। कुछ नहीं करना है, बस ओम मीटर। ठीक है, इट इज़ ओम मीटर। समझ में आया आपको, ठीक है। अब शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहले ओम मीटर कैसे डेरिवेट हुआ ये भी आपको बताना ज़रूरी है। आप जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। लेंथ इज इन मीटर, एरिया आपका किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये बात भी लिख देते हैं ज़रा। ठीक है, लिख देते हैं
ओम, ठीक है। ये होता है हमारा किसमें, रो के बारे में हमें निकालना है, तो लेंथ होती है हमारी मीटर में, ठीक है। एरिया हो गया हमारा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। 1 मीटर से ये मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, मीटर। बिल्कुल मैथ वाला मेथड लगाकर हम क्या करेंगे, रो हमारा क्या आ गया, रो क्या आ गया हमारा, ओम मीटर, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे हमने इसकी यूनिट डेरिवेट की? ये मैंने डायरेक्टली भी लिख दिया, आपको डेरिवेशन भी समझा दिया है। आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ थोड़ा डेफिनेशन इरेज हो गई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट आप जानते हैं क्या होती है, ओम, ठीक है। रो हमें निकालना है, लेंथ किस में होती है हमारी, मीटर में, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। इस मीटर से हमने ये स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, ये भी मैंने आपको बताया है। अब आपको एक चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया रो मीटर, ठीक है। तो रो की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी इट इज़ 1/m, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 1 रह गया, ये स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। अब इस m को अकॉर्डिंग टू मैथ्स हम यहाँ ले गए हैं, यानी इसको डिवीजन को हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कर दिया ऊपर की तरफ, तो दिट बिकम ओम मीटर, ठीक है, या मीटर ओम, कुछ भी कह लीजिए आप इसको, ओम मीटर, ठीक है। डेरिवेशन समझ में आया आपको, क्लियर हुआ है एक चीज़ आपको, ठीक है। शुरू करते हैं अब अपना अगला टॉपिक, रियोस्टेट। ये भी रेजिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा इसको अलग दिखा दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसके डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। अ डिवाइस विद वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसा डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस कैसा हो, वेरिएबल हो, विच इज़ यूज, कैसे यूज होता है वो, इन, ठीक है, इट इज़ इन वरी रेजिस्टेंस, कैसे होता है वो, रेजिस्टेंस को वरी करने में, ठीक है। किसी सर्किट में रेजिस्टेंस जब वरी हो रहा हो, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट को एक बार और देख लेते हैं। ऐसा डिवाइस, ठीक है, ऐसा डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस कैसा हो, वेरिएबल हो, ठीक है, वो क्यों यूज होता है, यूज इन वेरी रेजिस्टेंस, वेरी रेजिस्टेंस को करने में वो यूज होता है किसी भी सर्किट में। सर्किट आप जानते ही हैं, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल अच्छे से सर्किट पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ऐसा डिवाइस जिसका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो और जो रेजिस्टेंस की वरी नेचर को मेजर करे, उसे हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ तो भैया बात करते हैं अपनी रेजिस्टेंस इन सीरीज, अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग अब हम आते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज पे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम इसको, ठीक है। तो क्या रहता है हमारा रेजिस्टर्स, ठीक है, जो रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब आप सोच रहे होंगे रेजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो अभी भी समझ सकते हैं। ये हमारे जो हमने ये जिगजैग लाइन शो की हुई है, ये हमारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, लेट इट बी, ठीक है। इस वाली कंडीशन में मैंने सिर्फ इस सर्किट डायग्राम में सिर्फ 3 कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। आप चाहें तो 3 से ज़्यादा या 3 से कम भी कर सकते हैं, ठीक, कितने भी कनेक्ट हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये होती है आपकी वोल्टेज, ठीक है। ये जो एक आप डंडे देख रहे होंगे, ये 2, ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, ये आपकी वोल्टेज शो करता है, ये आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और ये होता है आपका क्लोज स्विच, क्योंकि जब आपका स्विच जो है वो क्लोज होगा तभी तो आपका सर्किट प्रॉपरली घूम पाएगा इस तरीके से। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये आपकी जो बैटरी है, ठीक है, ये आपकी बैटरी है, ये बैटरी क्या शो करती है, वोल्टेज शो करती है। तो वोल्टेज जो आपके शो होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे कि ये पूरा ऐसे फ्लो करके आएगा, फिर ऐसे ऐसे जिगजैग में घूमेगा, फिर इस जिगजैग में घूमेगा, फिर इस जिगजैग में घूमेगा, फिर ऐसे वापस आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है करंट इज ऑलवेज सेम। करंट कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है। और वोल्टेज कैसी रहती है, वोल्टेज इज डिफरेंट। सीरीज में क्या रहता है हमारा, करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहती है, ठीक है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा आपको करंट सेम रहता है, तो उससे आप समझेंगे, कैसे समझते हैं इसे, आपके घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं, करंट तो कभी डिफरेंट होता नहीं है। आपने देखा है कभी कोई करंट जा रहा हो, कभी कोई करंट जा रहा हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप करंट को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं।
वोल्टेज इज डिफरेंट। वोल्टेज कैसी रहती है हमारी? डिफरेंट रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी घर में कभी वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है, आपने कई बार देखा होगा ऐसा। तो बस उसी एग्जांपल से हम रेजिस्टेंसेस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो घर की जो लाइटिंग होती है वो सीरीज़ में कनेक्ट नहीं होती है, वो पैरेलल में कनेक्ट होती है। वो क्यों होती है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा ये सीरीज़ का डेरिवेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि वोल्टेज हमारी डिफरेंट रहती है, इसलिए हमने इन तीन रेजिस्टेंस की वोल्टेज अलग अलग मान ली है। जो हमने डायग्राम शो किया है अलग अलग मान ली है, V1, V2 एंड V3। ये V1, V2, V3, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू हमने V मानी है, ठीक है। अब V का फॉर्मूला हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था अपनी फर्स्ट वीडियो में, R इक्वल्स टू V/I, R इक्वल्स टू V/I, ठीक है। अगर आप यहाँ से V को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? IR या RI, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो बस यही हमने यहाँ शो किया है। करंट I है, करंट सेम रहता है, इसलिए हमने यहाँ सेम लगाया हुआ है। R1, ये R1 है, ठीक है, R1, R2, R3 ये हमने लगाए हुए हैं। ये टोटल किसके इक्वल है? IR के, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ से इस वाली लाइन से IR1, IR2, IR3 से I कॉमन ले लिया। आप देख रहे हैं हर जगह I है, ये I है, ये I है, ये भी I है, ठीक है। I कॉमन ले लिया है। इस I को कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया है, R1, R2, R3 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस I से ये वाला I कैंसिल कर देते हैं। इजीली कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो इक्वल्स टू में है। तो बस बात समझ में आ गई, हमारा R किसके इक्वल हो गया? R1 + R2 + R3 के लिए, ठीक है। ये आप एक तरीके से फॉर्मूला डेरिवेशन भी समझ सकते हैं इन सीरीज, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं हम अपनी रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट होते हैं? सेम एंड से। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसके भी हम रेजिस्टेंस सेम मान लेते हैं, R1, R2, R3, ठीक है। तो ये तीनों भी सेम एंड से कनेक्ट है, क्योंकि ये इसका एक एंड हो गया, ये तीनों एक ही एंड से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, करंट जो होता है वो अपोजिट होता है, वोल्टेज जो होती है सेम होती है। मतलब करंट जो होता है वो हर पॉइंट पे चेंज होता है। जैसे यहाँ से अभी जो मूवमेंट होगा इधर, इधर और इधर, ठीक है, तो जो हमारा करंट होगा वो चेंज करेगा, मतलब वो वरी करेगा, वो सेम नहीं होगा। करंट जो होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन जो आपकी वोल्टेज अप्लाई होगी, ये जो वोल्टेज आएगी यहाँ से, ठीक है, ये हमारा सेल है, क्योंकि आप जानते हैं सिंगल सेल होता है। आप अगर इसे बैटरी कह देंगे वो भी गलत बात नहीं होगी, लेकिन बैटरी में क्या होता है, हम कुछ एक्स्ट्रा कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। एक से ज़्यादा वाले को बैटरी कहते हैं, एक वाले को हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो बस यही हो रहा है कि हमारा करंट अपोजिट होता है, हमारी वोल्टेज बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी डेरिवेशन की, जैसा कि हमने डेरिवेट किया था अपने सीरीज़ में, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, जो हमारे घर में कनेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिसिटी, कुछ फैंस के लिए, बल्ब्स के लिए, मिक्सर ग्राइंडर्स के लिए, वॉशिंग मशीन्स के लिए और एनी अदर अप्लायंसेस के लिए, वो पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसमें करंट अपोजिट होता है, वोल्टेज सेम होती है। क्योंकि अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और हमारा कोई एक अप्लायंस मान लीजिए उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, वो वैसे तो आपको बेसिकली आगे पढ़ना है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर एक में शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो पूरे घर की बिजली को ख़राब कर देगा, सब कुछ एकदम ख़राब हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में रहता है ये कि अगर हमारे घर का कोई एक अप्लायंस ख़राब भी हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वहीं की वहीं बंद हो जाता है, रजिस्टर प्रोवाइड हो जाते हैं उसको, वहीं की वहीं बंद हो जाता है, किसी और अप्लायंस को वो हानि नहीं पहुँचाता है, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी डेरिवेशन देख लेते हैं, नीचे करें, ठीक है, देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको करंट अपोजिट रहता है, तो इसलिए हम करंट का यूज़ करेंगे यहाँ पे I1, I2, I3 इक्वल्स टू I, क्योंकि हमारे यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखते हैं I को अगर हम अकॉर्डिंग टू आर फॉर्मूला R इक्वल्स टू V/I डेरिवेट करें तो क्या होगा, वो V/R, ठीक है। इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा RI इक्वल्स टू V, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R, ठीक है। बस वही हमने ये यहाँ पे शो किया हुआ है आपको, V/R1, क्योंकि ये I1 है इसलिए R1 ले लिया है हमने, ठीक है। V/R2, क्योंकि वोल्टेज सेम रहती है इसलिए हमने इसको V1, V2, V3 शो नहीं किया है, इसलिए हम इसको खाली वोल्टेज रहने देते हैं। और R को, रेजिस्टेंस को हमने चेंज किया है, ठीक है, इट इज़ R3 और ये REQ। EQ क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट आप जानते हैं
ठीक है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हमने क्या किया था पहले कंडीशन में, हमने कॉमन ली थी चीज़। यहाँ पे क्या कॉमन आप देख रहे हैं, v, हियर भी v, इधर भी v, आपको हर जगह v कॉमन दिख रहा होगा, इधर हमने v कॉमन ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने, उसके बाद क्या कॉमन आ गया यहाँ से 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि v हम कॉमन ले चुके हैं इधर से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, इक्वल्स टू v इक्विवेलेंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने v को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो इक्वल्स टू में है। ठीक है, तो अब हमारा जो r इक्विवेलेंट है 1/r इक्विवेलेंट है वो हो गया हमारा 1/r1 प्लस 1/r2 एंड 1/r3। तो ये हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया। एक बात और रहती है, जो हमारा r हम रखते हैं, r हमने यहाँ पे 1/ में क्यों रखा है, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में किसमें, पैरेलल में हमारा वो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होता है, 1/ सर्किट करके कनेक्ट होता है, और जो सीरीज़ होता है उसमें वो लाइन वाइज कनेक्ट होता है। आपने जैसा पहले भी देखा था उसमें आर इक्विवेलेंट क्या था सीरीज़ में, r1 प्लस r2 प्लस r3, और यहाँ क्या है आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, लेकिन जब फॉर्मूला डेरिवेट होकर आता है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/ में नहीं आती है, वो डायरेक्टली आती है, वो हम आपको न्यूमेरिकल्स में बताएंगे। ठीक है, हाँ तो भाई अब हम शुरू करते हैं अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये रेजिस्टर्स इन सीरीज पढ़ लिया है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल भी पढ़ लिया है, बस अब हमारे लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, तो ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द हेड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इट्स heat, the heat produced due to the flow of current through a conductor of resistance R for time t is given by H equals to I square RT। ठीक है, आप डेरिवेशन से डेफिनेशन से समझने की कोशिश कीजिए, डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर में विद रेजिस्टेंस R एंड टाइम T। ठीक है, अगर हम हीट एनर्जी को 1 लाना चाहेंगे तो वो कैसे लाएंगे, जब हम I की वैल्यू 1 रखें, R की भी वैल्यू 1 रखें और टाइम की भी वैल्यू 1 रखें। समझ रहे हैं आप? ठीक है, कैसे आएगी वो, जब हम सब की वैल्यू 1 रखेंगे। बस उसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, हीट कैसे डिराइव होगी, जब करंट फ्लो करेगा विद रेजिस्टेंस R एंड टाइम T। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है इतना खास इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन कोई आता भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारा इफेक्ट है वो कैसे डन करेगा, ये होगा हमारा वर्क डन के थ्रू। ठीक है, हीट की यूनिट भी हम कैसे लिखेंगे, जूल्स पे, क्योंकि वर्क डन की यूनिट हम जानते हैं वो क्या होती है, जूल। ठीक है, क्या होती है, जूल, JOULE। इसे हम कैपिटल J से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब वर्क डन के कुछ फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे, P इक्वल्स टू W/T। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जानते हैं W की वैल्यू हमने सबसे पहले इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में VQ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? ठीक है, तो W की जगह पे हमने क्या यूज़ किया, VQ। ठीक है, ये हमने चैप्टर में अपने में पढ़ाई है, VQ ये हमने लगा दिया है, बाई टाइम हमने टाइम को ऐसा का ऐसे रहने दिया। हाँ, तो अब हम बात करते हैं Q/T की। हमने क्या पढ़ा है Q/T, आपने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में चैप्टर के देखा होगा, स्मॉल आई होता है, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं लेकिन वो आपकी हायर क्लासेस में होगा। I इक्वल्स टू Q/T, क्या होता है, Q/T। ठीक है, तो Q/T की जगह हमने यहाँ पे I लगा दिया है, तो ये पावर का फॉर्मूला लग गया। पावर आपकी P से रिप्रेजेंट होते हैं, आप इसे जानते हैं। पावर की कई यूनिट्स होती हैं, ठीक है, या तो वो बार हो सकती है या फिर वो पावर की यूनिट और आपकी वॉट हो सकती है। ठीक है, ये कई यूनिट्स हैं इसकी जो कि इसमें शो हो सकती हैं। तो ये बेसिकली पावर के 3 फॉर्मूले हो गए हैं, ये आप याद कर सकते हैं या फिर इसे डेरिवेट करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई जैसा कि मैंने आपको कहा, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम अपना नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ना है, इसका ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है ये। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जो कि अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिख कर बताया था, ये आपका जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, इसमें से हम जूल हीटिंग इफेक्ट कैसे शो कर पाएंगे, H इज़ प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर,
ठीक है। एच किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के। आर इज प्रोपोर्शनल टू एच या एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये आप शो कर सकते हैं इससे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहलाता है, उस पोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। एच इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। बस यही जो इफेक्ट हमारा आया है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एच, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज प्रोपोर्शनल टू टी, यही होता है हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और जो पावर के फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाए हैं या नोट डाउन करवाए हैं, वो आपके इलेक्ट्रिक पावर में भी काम आने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है। हाँ तो भैया बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डेसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो, यानी कंज्यूम मतलब क्या समझते हैं आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिले, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट से पर यूनिट टाइम। इसको हम अपना डिराइव करते हैं ज़रा, ठीक है, समझ में आया आपको। एनर्जी टाइम, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला बन गया ये P इक्वल्स टू W/T, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, W की वैल्यू जो कि हमने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो लगा देते हैं, VQ/T, ठीक है, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू VQ होता है, ये आप जानते हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग के टॉपिक में मैंने बता दिया था। पावर इज इक्वल्स टू W की जगह पे हमने लगाया VQ, टाइम हमने एज सच छोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं, I इज इक्वल्स टू Q/T, ठीक है। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा Q/T, तो बस कुछ नहीं करना है हमें, VI, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। Q/T की जगह हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, VI, क्योंकि Q/T की वैल्यू हमारी I होती है, आपने ये चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कमर्शियल एनर्जी यूनिट की, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं आप इसे, ये कमर्शियल एनर्जी यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1 kWh इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है वो देख लेते हैं। 1 × 1000 × 60 × 60 इज इक्वल्स टू द कमर्शियल एनर्जी, ठीक है। ये कैसे आई है भाई, ये देख लेते हैं। किलो 1 kWh, किलो वाट आर, किलो वाट को हमने चेंज किया तो 1000 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 वाट को चेंज करेंगे तो 1 वाट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे किलो यूज़ हो रहा है, किलो वाट को कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया। आर, 1 आर को किसके इक्वल रख सकते हैं आप, अगर आपको टाइम सेकंड्स में चाहिए तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 60 × 60, क्योंकि आपके यहाँ पे 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, और इधर भी ये मिनट्स होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप आर को मिनट में चेंज करते हैं, देन आप सेकंड में चेंज करते हैं। कुछ नहीं किया, देन हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 6 6 36 होता है, आप जानते हैं 6 6 36 इंटू 10 टू की पावर क्या आएगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है, इसलिए हमने 3.6 इंटू 10 टू की पावर ऑफ 6 लिख सकते हैं, क्योंकि एक 10 हमने इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे ऐड कर दिया है। होप तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में, ठीक है। सो हाय गाइस, लेट अस मीट अगेन। ये लास्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हमने सक्सेसफुली बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ये जो टॉपिक्स हमने काउंट किए थे इस टॉपिक के मेन टॉपिक्स, वो सारे हमने आपको एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपरली समझा दिए हैं। बट ऐसा हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको प्रॉपर क्लियर ना हुआ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कीजिए यहाँ शारदा क्लासेस में, ये अलीगढ़ में अवेलेबल है शारदा क्लासेस, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, इट इज़ 9837 666 979, ठीक है। ये है 8630808285, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको वीडियो में कुछ क्लियर ना हो पाया हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो आपके अंदर रहेगा, आप पूरा क्लियर होते चले जाएंगे और बोर्ड के लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक यू।